गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 में अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत इस विषय पर चर्चा करेंगे। यानी अमेरिकी संविधान में द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर विथ चेक्स एंड बैलेंसेस, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, अमेरिका के संविधान में ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, ये उनके संविधान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब ये होता क्या है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये मोंटेस्क्यू ने इस सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। हम इसको इसका प्रतिपादक भी मान सकते हैं। मोंटेस्क्यू का ये मानना है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं सरकार के? व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। ये जो सरकार के 3 अंग होते हैं, इन तीनों ही अंगों को जो है आपस में एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। मोंटेस्क्यू का ये मानना है इनमें से प्रत्येक को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। मोंटेस्क्यू ये भी मानता है कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित कर दी जाए तो स्वतंत्रता नहीं रह सकती। इसी प्रकार से यदि न्यायपालिका की शक्ति व्यवस्थापिका या कार्यपालिका की शक्ति से पृथक नहीं की जाएगी तो स्वतंत्रता संभव नहीं है। यानी यदि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था को विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाए तो वह व्यक्ति या वो संस्था अपने आप में निरंकुश हो सकती है। इसलिए ये जो तीनों शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका की विधायी संबंधी शक्ति, कानून निर्माण संबंधी शक्ति, कार्यपालिका की कानूनों को क्रियान्वयन करने और उसके अनुसार शासन करने संबंधी शक्ति, और न्यायपालिका की जो है कानूनों के अनुसार निर्णय करने की शक्ति। ये तीनों ही शक्ति 3 अलग अलग संस्था या व्यक्तियों में निहित करनी चाहिए। अब अगर हम अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करें तो अमेरिकी जो संविधान निर्माता थे वो एक सीमित शासन के स्थापना की बात चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि शासन में कोई बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाए और जो है मनुष्य की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित न रह पाए। तो जो अमेरिकी की जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुई 1789 के अंदर, उसमें जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे वो मोंटेस्क्यू के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है, मेडिसन तो बार बार कहा करता था कि हम निरंतर मोंटेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। अब किस तरह से अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया? अमेरिका के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 1 और जो खंड 1 है वो ये कहता है कि संविधान द्वारा प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी। यानी अमेरिका के संविधान ने व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां किस में निहित की? वहाँ की कांग्रेस में। अनुच्छेद के आर्टिकल 2 खंड 1 में समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किस में निहित करी? अमेरिका के संविधान में उन्होंने राष्ट्रपति में निहित की। अनुच्छेद 3 खंड 1 के अनुसार न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उनके नीचों के न्यायालय में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। यानी न्यायपालिका संबंधी या न्याय संबंधी शक्ति किसमें निहित की? उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में। यानी जो शासन के 3
अंग है, उन तीनों ही अंगों की जो शक्तियां हैं उन्होंने अलग अलग संस्था में निहित करी। व्यवस्थापन संबंधी शक्ति कांग्रेस में, कार्यपालिका संबंधी शक्ति प्रेसिडेंट में और न्याय संबंधी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान दिया कि ये जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो एक दूसरे से पृथक ही नहीं वरन एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहें। ठीक है। तो उन्होंने इस बात पर भी जो है विशेष ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने क्या कोशिश करी कि व्यवहार में भी जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू हो। केवल सिद्धांत तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये चीज़ लिख दी, लेकिन अब व्यवहार में भी जो है सरकार के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और अपने कार्यों को जो है वो अच्छी तरह से निष्पादित कर पाए। इसके लिए जो है संविधान निर्माताओं ने जो वहाँ इन तीनों अंगों की जो स्वतंत्रता है उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की। जैसे शासन के जो तीनों अंग हैं उनके लिए अलग अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया। यानी सीनेट और जो प्रतिनिधि सभा है जो कि कांग्रेस का एक अंग है, यानी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वहाँ की कांग्रेस, जिसके कि 2 हाउसेस है, अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस प्रतिनिधि सभा, उनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सीनेट का निर्वाचन 6 वर्षों में होता है और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन 2 वर्षों में होता है। उसी तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 4 वर्षों में होता है। किसके द्वारा? वो एक वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो परोक्ष रूप से जनता के द्वारा किया गया है। हालांकि व्यवहार में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित किया जाता है। अब ये जो शासन के तीनों अंग हैं उनका कार्यकाल भी अलग अलग है। मैंने अभी आपको बताया कांग्रेस के अंदर अगर मैं सीनेट के कार्यकाल की बात करूं तो वो 6 वर्ष का है, प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल की बात करें तो वो 2 वर्ष का है, प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करें तो वो 4 वर्ष का है, न्यायाधीश एक बार नियुक्त हो जाते हैं तो वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। उत्तरदायित्व के संबंध में भी अगर हम देखें तो तीनों अंग जो है अपने अपने जो विषय हैं उसी के संबंध में उत्तरदायित्व है। जैसे सीनेट के जो सदस्य हैं वो अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं। राष्ट्रपति जो है संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है और जो न्यायाधीश है वो संविधान के प्रति जो है उत्तरदायी है। तो इनके उत्तरदायित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। इसको और क्लियरली एक्सप्लेन करूं तो कांग्रेस के 2 सदन मैंने अभी आपको बताया, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, जिनका कि निर्वाचन जो है कौन करता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल सीनेट का 6 वर्ष का, प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष का। अब अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो प्रतिनिधि सभा को विघटित नहीं कर सकता। अगर हम ब्रिटेन या भारत की बात करें तो ब्रिटेन में राजा या भारत में राष्ट्रपति जो है लोअर हाउस को विघटित कर सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो लोअर हाउस को विघटित नहीं कर सकता। इनका निश्चित कार्यकाल है, प्रतिनिधि सभा का 2 साल और सीनेट का 6 साल। क्या सीनेट तो स्थायी सदन है। फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उसकी भी एक निश्चित अवधि है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है जो कि 4 वर्ष का है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कांग्रेस अपने पद से हटा नहीं सकती, उसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा नहीं सकती। कांग्रेस राष्ट्रपति को केवल महाअभियोग के द्वारा ही हटा सकती है, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और आज तक अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। हालांकि अभी अगर हम देखें तो
ट्रंप के विरुद्ध जरूर जो है महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने की बात हो रही है, लेकिन वो भी जब वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गया। खैर, कहने का क्या तात्पर्य है कि राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है और उसे कांग्रेस जो है अपने पद से हटा नहीं सकती, यानी जो व्यवस्थापिका है उसका भी एक निश्चित कार्यकाल है। राष्ट्रपति जो है कांग्रेस का जो है कार्यकाल कम नहीं कर सकता, प्रतिनिधि सभा को वो विघटित नहीं कर सकता। उसी तरह से जो राष्ट्रपति है उसका भी एक निश्चित कार्यकाल होता है और जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा नहीं सकती सिवाय कि महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। अब हम न्यायाधीशों की बात करें तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके अनुमोदन पर? सीनेट के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद। अब जो राष्ट्रपति एक बार बन गया उसका कार्यकाल कितना रहेगा? उसका कार्यकाल रहेगा जीवन पर्यंत और उसे जो है राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और मैंने आपको क्या कहा कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है ये बहुत मुश्किल है और इस प्रस्ताव के द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाए जाना बहुत मुश्किल है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अमेरिका के संविधान में प्रत्येक अंग अपनी शक्तियाँ किससे प्राप्त कर रहा है? संविधान से। और वो जो है जो संविधान ने उसे शक्ति दी है वो अपने जो क्षेत्र है उसमें वह स्वतंत्र है और जो हर अंग की जो स्वतंत्रता है वही शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अगर मैं बात करूं तो उसका मूल तत्व है। और अमेरिकी संविधान जो है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उनका एक प्रमुख फीचर है अमेरिकी संविधान के लिए। किलबॉर्न बनाम थॉमसन में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये कहा था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान का एक प्रमुख लक्षण और गुण है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अमेरिका के लिखित संवैधानिक कानून का यह मुख्य लक्षण है कि इसके अनुसार राज्यों तथा राष्ट्रों से संबंधित जो शक्तियां सरकार को दी गई है वे 3 भागों में बटी हुई है: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों विभागों से संबंधित कार्य सार्वजनिक राज्य कर्मचारियों के 3 अलग अलग वर्गों द्वारा किए जाएंगे और इस प्रणाली की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों विभागों के कार्य क्षेत्रों को सुनिश्चित एवं स्पष्ट रूप से पृथक रखा जाए। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये जो है ये अपने अपने विभाग में अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेंगे, सीमित करेंगे और किसी दूसरे को जो है वो आघात नहीं करेंगे। तो आज हमने अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात की। हालांकि अमेरिकी संविधान में ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया गया है। ये नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत क्या है ये हम अपने अगले जो व्याख्यान है उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत जिस पर आज हमने चर्चा की वो समझ में आया होगा। थैंक यू।